विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में अपने परिवार के सदस्यों के बीच में होंगे। चलिए हम लोग अपने चर्चा के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में एक प्रश्न सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत के संदर्भ में बात करेंगे। इस प्रश्न पर चर्चा करने के पूर्व हम पूर्व की भांति दो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से उन दो प्रश्नों को पढ़िएगा और इसका जवाब कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए हम लोग आज के प्रश्न को शुरू करें। सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत क्या है और सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम कीमत क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हमसे बार बार एक सवाल पूछते रहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, किन किताबों को हम पढ़ें, किन किताबों को पहले पढ़ें, किन्हें बाद में पढ़ें। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप छात्रों के द्वारा कई बार हमारे पास पूछा जाता रहा है। चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग आज डिस्कस कर लें। जो भी स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी की तैयारी बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, हम उन तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप आपका हो वो 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी के किताबों को बहुत बारीकी से समझने वाला पहल हो। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो 11वीं और 12वीं के अर्थशास्त्र के किताब को बहुत गंभीरता से आप समझिए। देखिए हम अपने चर्चा के क्रम में दो तरह के छात्रों के ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पहला वैसे स्टूडेंट जो 12वीं के छात्र हैं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वैसे छात्रों के लिए एनसीईआरटी के हर टॉपिक पर आधारित वीडियो क्लास श्रृंखला हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और दूसरे वैसे छात्र जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को विशेष ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के हर तथ्य को आपके बीच में हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एकदम गांठ बांध लें कि जो भी स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी के क्लास 12वीं और क्लास 11वीं के हर पेज को, हर लाइन को आप बेहतर तरीके से समझिए। चलिए इसी कड़ी में आज एनसीईआरटी पर ही आधारित एक प्रश्न सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत और सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम कीमत पर हम लोग अपने चर्चा को फोकस करते हैं। हम लोग एक साधारण बात जानते हैं कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कीमत के निर्धारण में लागत का और कीमत के निर्धारण में उपयोगिता का दोनों का महत्व होता है। हम लोगों को पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, उस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। और जिस संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी संतुलन बिंदु पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ सवाल हम लोगों का है कि सरकार द्वारा निर्धारित
उच्चतम कीमत क्या है और सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम कीमत क्या है। हम लोग अभी के चर्चा में ये समझे कि कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति का रोल है। मांग और पूर्ति दोनों का समान महत्व है। सरकार उपभोक्ता के लिए भी है और सरकार उत्पादक के लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा ये बात कि सरकार जो है वो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भी बनी है और सरकार उत्पादक के हितों के रक्षा के लिए भी बनी है। सरकार दोनों की है, उत्पादक की भी है और उपभोक्ता की भी है। दोनों के आर्थिक हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा संतुलन कीमत का निर्धारण हो जाता है तो क्या सरकार को कीमत निर्धारण में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं रखना चाहिए। हम लोग इसी सवाल का जवाब उच्चतम कीमत और निम्नतम कीमत में ढूंढने का प्रयास करेंगे। कई बार मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा जो कीमत तय होता है, जो कीमत मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियां तय करती है, वह कीमत इतना अधिक हो जाता है कि जो निर्धन ग्राहक है, जो गरीब उपभोक्ता है, उस कीमत पर, संतुलन कीमत पर वस्तुओं को खरीदने का सामर्थ्य नहीं रख पाते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, सुनिएगा कि मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा जो संतुलन कीमत तय हुआ, वह कीमत कई बार इतना अधिक निर्धारित हो जाता है कि जो गरीब ग्राहक है उस संतुलन कीमत पर वस्तुओं को खरीदने से वंचित रह जाता है। मतलब बाजार में वस्तुओं का स्टॉक रहता है, बाजार में वस्तु की पूर्ति रहता है, लेकिन उस वस्तु को निर्धन ग्राहक नहीं खरीद पाता है। निर्धन ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कीमत निर्धारण में हस्तक्षेप करके एक कीमत तय करती है, जिस कीमत का नाम है उच्चतम कीमत। एक बार फिर से सुना जाए, हम लोग देखें, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो कीमत तय हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि उस कीमत पर ग्राहक, निर्धन ग्राहक वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं। तो वैसे ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वैसे ग्राहक भी वस्तुओं को खरीद सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार एक कीमत तय करती है जिसे उच्चतम कीमत कहा जाता है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, हम उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताइए उच्चतम कीमत किसके हितों के निर्धारण के लिए, किसके हितों की रक्षा के लिए सरकार तय करती है। उत्पादक के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार निर्धन ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए करती है। तो इसका जवाब क्या था? उच्चतम कीमत का निर्धारण किसके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है? तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो उच्चतम कीमत है, ये उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से अधिक रहेगा या संतुलन कीमत के बराबर रहेगा या संतुलन कीमत से कम रहेगा? प्रश्न मेरा फिर से सुनिएगा। प्रश्न था कि जो उच्चतम कीमत सरकार निर्धारित की, ये उच्चतम कीमत संतुलन कीमत के बराबर संतुलन कीमत के बराबर होगा, संतुलन कीमत से अधिक होगा या संतुलन कीमत से कम होगा? तो इसका जवाब है कि सुनने में ये उच्चतम लग रहा है, सुनने में यह अधिकतम लग रहा है, लेकिन अपने दिमाग में ये बात हम लोगों को बैठा लेना है कि जो उच्चतम कीमत रहता है संतुलन कीमत से कम रहता है।
जो मुख्य मुख्य बातें जो हम लोग अभी डिस्कस किए, हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार करती है। उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार किसके लिए करती है? तो गरीब ग्राहकों के लिए करती है। उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से क्या होता है? तो उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से कम होता है। अब चलिए इन्हीं तमाम बातों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि आखिर उच्चतम कीमत क्या है। सरकार जब उच्चतम कीमत निर्धारित करती है तो इसका संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम प्रश्नों को हम लोग डायग्राम के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग उच्चतम कीमत निर्धारण को समझें। एक बड़ा सिंपल डायग्राम है, आप डायग्राम को देखिएगा। एक्स एक्सिस में हम लोग मांग दर्शाए हैं और पूर्ति दर्शाए हैं। मांग तथा पूर्ति एक्स एक्सिस में दर्शाया गया है। वाई एक्सिस में कीमतों को दर्शाए हैं। हम लोग जानते हैं संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होगा। तो ये पूर्ति वक्र बनाए, यहां हम लोग मांग वक्र बनाए, ये संतुलन बिंदु है, यहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। ये संतुलन कीमत निर्धारित हो गया OP और संतुलन मात्रा OQ। एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे हो रहा है? तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हो रहा है। ई बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, अतः संतुलन कीमत यहाँ क्या तय हो गया? OP। और संतुलन मात्रा क्या तय हुआ? OQ। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि कई बार यह संतुलन कीमत इतना अधिक रहता है कि गरीब ग्राहक इस कीमत पर बाजार में सामान रहने के बाद भी नहीं खरीद पाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, कृत्रिम अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अमर्त्य सेन इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाए थे सभी नीति निर्धारकों को और सरकारों को, इस ओर ध्यान ले गए थे। अपनी किताब गरीबी और अकाल में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बताए थे कि अकाल की जो स्थिति है वो सिर्फ प्राकृतिक कारकों के प्रतिकूल होने से ही नहीं होता है, बल्कि अकाल की जो स्थिति है वो कई बार कृत्रिम भी होता है। कीमत इतना अधिक रहता है कि लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो ये स्थिति भी अकाल जैसी ही होती है। किस किताब में बताए थे? गरीबी और अकाल। कौन बताए थे? अमर्त्य सेन। हम लोग अमर्त्य सेन के बारे में जानते हैं कि 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में बहुत बेहतर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे थे कि संतुलन कीमत से उच्चतम कीमत क्या होता है? कम रहता है। उच्चतम कीमत किसके लिए तय क्या करती है सरकार? तो गरीब ग्राहकों के लिए तय करती है। अब देखिए, जैसे सरकार एक कीमत तय की, वो कीमत था OP0। सरकार एक कीमत तय की जो उच्चतम कीमत है। जब सरकार, एक सवाल यहाँ है कि संतुलन कीमत से ये कम है, फिर भी इसे उच्चतम कीमत क्यों कहा जा रहा है? आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है कि जो उच्चतम कीमत है संतुलन कीमत से कम निर्धारित कर रही है सरकार, लेकिन इस कीमत को उच्चतम कीमत कहा जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को आप समझिए। इसका कारण यह है, सरकार ये मान के चलती है कि इस कीमत से अधिक कीमत गरीब ग्राहक नहीं देने सकेगा। अगर इससे ऊंचा कीमत तय कर दिया गया तो समान रहने के बावजूद गरीब ग्राहकों के पास भूखे मरने का नौबत आ सकता है। सरकार क्या मान रही है कि संतुलन कीमत से जो कम कीमत सरकार तय की उसको सरकार उच्चतम मान रही है कि उससे अधिक गरीब ग्राहक देने का सामर्थ्य नहीं रखता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है वह कीमत उच्चतम कीमत है। जैसे अगर बाजार में चावल 22 रुपये है तो कोटा के दुकान में चावल 3 रुपये अगर मिल रहा है तो 3 रुपया को उच्चतम कीमत सरकार कहती है। ये जो 3 रुपया है, जो राशन के दुकान में, जो कोटा के दुकान में जो चावल 3 रुपया में मिल रहा था और ऐसे उसका कीमत 22 रुपया था, तो जो 3 रुपया जो सरकार निर्धारित की है ये उच्चतम कीमत है। तो आप समझ गए होंगे कि उच्चतम कीमत किसके रक्षा के लिए, तो गरीब ग्राहकों के रक्षा के लिए। उच्चतम कीमत का निर्धारण कौन करती है, तो सरकार करती है। उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से क्या होता है, तो संतुलन कीमत से ये कम होता है, संतुलन कीमत से अधिक नहीं होता है। तो ये गलतफहमी नहीं पालना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्चतम क्यों कहा गया, क्योंकि इससे ऊंचा कीमत, इससे अधिक कीमत एक गरीब ग्राहक देने का सामर्थ्य नहीं रखता है। अब देखिए, सरकार जब कीमत घटा दी, जब सरकार कीमत तय की ओपी नॉट, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ डिमांड आप देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई घट रहा है। जब कीमत घटेगा तो स्वाभाविक बात है कि घटे हुए कीमत पर, कम कीमत पर नए ग्राहक भी आ जाएंगे और वस्तुओं का मांग बढ़ जाएगा। लेकिन कीमत घटने से विक्रेता उसकी पूर्ति कम करना चाहेगा। तो इस समस्या का समाधान सरकार कैसे करेगी? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास 2 तरह का रास्ता हो सकता है, 2 तरह का काम सरकार कर सकती है। आप कोटा के दुकान से, जन वितरण प्रणाली के दुकान से अगर परचेजिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ खरीदने की एक अधिकतम सीमा निर्धारित है। आपके पैकेट में ज़्यादा पैसा भी रहेगा तो आप जन वितरण प्रणाली का जो निर्धारित सीमा है उससे ज़्यादा परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ सरकार मांग न बढ़े, कीमत घटने पर भी लोग उसका मांग ज़्यादा न करें, इसके लिए सरकार क्या करती है, तो सरकार खरीदने की एक अधिकतम सीमा तय कर देती है। कीमत घटने से जो प्रोड्यूसर है उसकी पूर्ति कम करना चाहता है, तो प्रोड्यूसर उसकी पूर्ति कम न करे, इसके लिए सरकार क्या करेगी, तो उत्पादकों को सब्सिडी दे देगी, उत्पादकों को अनुदान दे देगी, ताकि उत्पादक को जो लॉस हो रहा है वह अनुदान से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो हम लोग उच्चतम कीमत पर अपनी बात को समाप्त कर चुके। एक बार हम फिर से रिवीजन कर दें। उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार कर रही है। उच्चतम कीमत का निर्धारण सरकार गरीब ग्राहकों के लिए कर रही है। उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से कम रहता है। चूंकि संतुलन कीमत से कम रहता है इसलिए इस कीमत पर मांग में इजाफा हो सकता है, मांग में वृद्धि हो सकता है। आप डायग्राम के माध्यम से भी देखें कि यहाँ ओपी संतुलन कीमत था, ओपी नॉट उच्चतम कीमत था जो सरकार तय की थी, और ये संतुलन कीमत से कम था। हम लोग देखें कि ओपी नॉट कीमत जब सरकार तय की तो मांग जो है वह बढ़ के OQ1 हो सकता है, लेकिन इसकी पूर्ति घट के OQ0 हो सकता है। तो मांग न बढ़े इसके लिए सरकार क्या की, तो सरकार यहाँ खरीदने की एक अधिकतम सीमा तय कर दी। पूर्ति न घटे इसके लिए सरकार क्या की, उत्पादकों को सब्सिडी देने का काम किया। अब चलिए हम लोग निम्नतम कीमत पर अपनी बात को केंद्रित करें कि निम्नतम कीमत क्या है। हम लोग उच्चतम कीमत को डायग्राम के माध्यम से भी देख लिए। निम्नतम कीमत को आप समझिए। कई बार मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा जो कीमत निर्धारित होता है उस कीमत पर उत्पादकों को कई बार उत्पादन करने की लागत भी नहीं मिल पाता है। फिर से सुनिएगा, कई बार संतुलन कीमत इतना कम तय हो जाता है
कि संतुलन कीमत पर उत्पादकों को उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाता है। अब एक बात बताइए, जब किसी उत्पादक को उत्पादन करने की लागत भी नहीं मिल पाएगा तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक उत्पादन नहीं करना चाहेगा, उत्पादक निराश हो जाएगा। जब उत्पादक निराश हो गया तो अर्थव्यवस्था में मंदी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। चलिए हम आपको एक सरल उदाहरण से इस बात को समझाएं। आप कई बार बाजारों में ये स्थिति देखे होंगे कि टमाटर 1 रुपये किलो हो जाता है, फूल गोभी 1 रुपये केजी हो जाता है। इस विकट परिस्थिति में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान जो मेहनत भी किया, पूंजी भी लगाया, लेकिन जब उसे लाभ लेना था तो किस सामान का दाम इतना कम हो गया कि उत्पादक को उत्पादन करने का लागत भी नहीं मिल पाएगा। मतलब उत्पादक मेहनत करके भी भूखमरी का अगर शिकार हो जाएगा तो वो चाहेगा कि जब भूख से ही मरना है, जब आर्थिक अभाव में ही रहना है, तो बिना मेहनत किए अभाव में रहो। मतलब उत्पादक निराश न हो जाए, उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक कीमत तय करती है जिसको हम लोग सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं, जिसको हम लोग समर्थन कीमत कहते हैं, या इसी कीमत को न्यूनतम कीमत भी कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लें, न्यूनतम कीमत का निर्धारण सरकार किसके लिए कर रही है? तो उत्पादकों के लिए कर रही है, उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कर रही है। हम लोग अपने चर्चा के क्रम में देखें कि कई बार ऐसा होता है कि संतुलन कीमत जो तय होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, वो इतना कम रहता है कि उत्पादक को उत्पादन करने का लागत भी नहीं मिल पाता है। इससे उत्पादक निराश हो जाता है। उत्पादक निराश नहीं हो, इसके लिए सरकार एक कीमत तय करती है जो सपोर्टिंग प्राइस है, जो समर्थन कीमत है, जो निम्नतम कीमत है। एक बात यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि निम्नतम कीमत का निर्धारण सरकार किसके रक्षा के लिए? उत्पादकों के रक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के रक्षा के लिए, दोनों के रक्षा के लिए, इनमें से नहीं। तो आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि निम्नतम कीमत का निर्धारण किसके रक्षा के लिए? तो उत्पादकों के रक्षा के लिए सरकार तय करती है। जैसे हम लोग निम्नतम मजदूरी की बात करते हैं तो निम्नतम मजदूरी संतुलन मजदूरी से कम नहीं रहता है। उसी तरह से जो निम्नतम कीमत है ये संतुलन कीमत से कम नहीं रहेगा, बल्कि संतुलन कीमत से ज़्यादा रहेगा। फिर आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि जब ये संतुलन कीमत से ज़्यादा कीमत सरकार तय कर रही है, जो समर्थन कीमत है, जो निम्नतम कीमत है, ये संतुलन कीमत से जब ज़्यादा है तो सरकार आखिर इसको मिनिमम प्राइस, सरकार इसको न्यूनतम कीमत क्यों कहे? न्यूनतम कीमत का कहने का मतलब ये है कि कम से कम इस कीमत पर उत्पादक को उत्पादन करने की लागत मिले। कम से कम एक ऐसा कीमत उत्पादक को मिल जाए कि वह उत्पादन करने के प्रति अपने उत्साह को कम न करे, उत्पादक के उत्साह में कमी न हो, उत्पादक को उत्पादन करने का लागत जो है वो कम से कम मिल जाए। इसलिए इस कीमत का नाम निम्नतम कीमत रखा गया। मतलब उत्पादक उत्पादन बंद न कर दे, कम से कम उसको उत्पादन करने की लागत मिल जाए, इसलिए इस कीमत का नाम निम्नतम कीमत रखा गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता था? निम्नतम कीमत किसके रक्षा के लिए? तो उत्पादक के रक्षा के लिए। निम्नतम कीमत संतुलन कीमत से क्या होता है? तो संतुलन कीमत से ज़्यादा होता है। निम्नतम कीमत को ही क्या कहा जाता है? समर्थन कीमत कहा जाता है। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से एक सिंपल डायग्राम हम लोग बना लें और इस डायग्राम के माध्यम से मिनिमम प्राइस को हम लोग समझें। क्या है मिनिमम प्राइस? एक्स एक्सिस में मांग और पूर्ति है, वाई एक्सिस में कीमत है। हम लोग जानते हैं कि जो संतुलन कीमत है ये मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा तय होता है।
हम लोग मांग वक्र बनाए, डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, और ई संतुलन बिंदु है, ओपी संतुलन कीमत है, और ओक्यू संतुलन मात्रा है। हम लोग देखें कि जो सरकार न्यूनतम कीमत तय करती है, सरकार जो समर्थन कीमत तय करती है, ये संतुलन कीमत से ज्यादा होता है। देखिए सरकार एक कीमत तय की OP1। अब यहाँ देखिएगा कि जब सरकार मिनिमम प्राइस तय कर रही है तो मिनिमम प्राइस तय करने से कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब सरकार ये मिनिमम प्राइस तय की तो आप देख रहे हैं यहाँ कि उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो जा रहा है। उत्पादक ज्यादा उत्पादन करना चाह रहा है। पहले उत्पादक OQ उत्पादन कर रहा था, लेकिन अब उत्पादक पूर्ति करना चाह रहा है OQ1। और जब कीमत बढ़ गया तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मांग घट गया, मांग में कमी होगी। न्यूनतम कीमत जब सरकार तय करती है तो मांग घट जाता है, लेकिन उत्पादक ज्यादा पूर्ति करना चाहता है। इस समस्या का समाधान सरकार कैसे करती है? मांग न घटे इसके लिए सरकार क्या करती है कि उत्पादक के वस्तुओं को, जो उत्पादक अतिरिक्त उत्पादन किया था, सरकार स्वयं खरीद लेती है, सरकार कंज्यूमर बन जाती है। तो हम लोग आज अपने चर्चा में न्यूनतम कीमत को समझे, उच्चतम कीमत को भी समझे, दोनों से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस पर भी हम ध्यान दिए। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके उस पर आपके साथ हम चर्चा करें। हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर +2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो +2 के छात्रों के लिए हमारा कंप्लीट वीडियो क्लास आप देख रहे होंगे कि +2 के सिलेबस पर ही आधारित है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं उनके लिए एक मूल मंत्र है, ये मान के चलें कि सबसे पहला आपका स्टेप ये हो कि आप 11वीं और 12वीं क्लास के पूरे NCERT के हर स्टेप को, हर लाइन को बहुत गंभीरता से समझें। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना चाहते हैं, पूरा स्पष्ट करना चाहते हैं, तो पहले 11वीं और 12वीं की किताब को पढ़ें, 11वीं और 12वीं के सिलेबस को पढ़ें। चलिए आप लोग अपने तैयारी के रफ्तार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।